तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। यह इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चुनाव के बारे में, प्रतिनिधि के बारे में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस से जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव की कि आखिर चुनाव क्या होता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे देश में जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और उसमें जिस प्रकार हम जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, चुनाव या फिर निर्वाचन, उस प्रक्रिया को। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिनिधि क्या होता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में या फिर संसद विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को ही प्रतिनिधि कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को आपने चुना हो और उसे संसद में भेजा हो या विधानसभा में भेजा हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। यानी कि देखिए, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या, यानी जब जनसंख्या कम होती है, लोगों की संख्या कम होती है, तो उस कारण क्या होता है, उस स्थान पर डायरेक्ट क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। तो उस स्थान पर क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर सभी लोग क्या करते हैं, हाथ उठाकर रोजमर्रा यानी दैनिक के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी इसे ही क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जो लोकतंत्र है इसे कहते हैं, क्योंकि रोजमर्रा के जो भी कार्य होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, उसका जो है डायरेक्ट ही फैसला किया जाता था। सिर्फ हाथ उठाकर जो है वोट दे दिया करते थे, क्योंकि उस समय में जो थी वहाँ की जो यूनानी नगर है, वहाँ की जो जनसंख्या थी वो कम थी। लेकिन अगर हम आपके टाइम की बात करें, भारत देखिए कितना विशाल देश है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस कारण यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो पाना जो है मुश्किल है। तो देखिए, आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में, यानी जहाँ पे ज़्यादा विशाल जनसंख्या है, वहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो व्यवहारिक नहीं है, यानी ज़्यादा जो है यूजफुल नहीं हो पाता और ना ही ये हो पाता है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। अगर हम आम जनता की बात करें तो वो थोड़ी ना रोज़मर्रा के काम छोड़कर और इतनी बड़ी जो आबादी है वो जाकर सरकार की कार्यवाही में स्थान ले, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। यानी जो लोग हैं उनकी तरफ से कौन जाएंगे, उनके चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे और उनकी बातों को जो है वो सरकार के सामने रखेंगे। इसे ही क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव और लोकतंत्र के बारे में। तो देखिए, चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, तो चुनाव लोकतंत्र के बिना। यानी कि देखिए, चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र किस तरह से कायम होगा, लोकतंत्र के कोई बुनियाद ही नहीं है। और लोकतंत्र ही नहीं होगा तो चुनाव ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं कराए जाएंगे, सत्तावादी शासन होगा। तो ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम जान लेते हैं भारत में चुनाव का क्या इतिहास है। तो भारत में सबसे पहला जो चुनाव है 1951 से 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और नेक्स्ट है दूसरा जो आम चुनाव हुआ, ये भी कब हुआ, 1957 में हुआ। यानी लगातार जो 3 चुनाव में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। और दूसरे आम चुनाव जो है इसमें भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही विजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है। तो देखिए, भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुल मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्ता संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का काम विधायिका को देखा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें अपने चुनाव व्यवस्था की क्या है, तो इसमें क्या है, हर किसी को अलग अलग नियम के लिए अलग अलग काम जो है वो सौंपे गए हैं, अलग अलग संगठन बनाए गए हैं। चुनाव के लिए मूलभूत नियम तय किए गए हैं, कुछ गठित किए गए हैं, नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है
और नियम कानून में जो है संशोधन भी जो है इसमें है, परिवर्तन का काम जो है वो किसको दिया गया है, विधायिका को दिया गया है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन करना होता है, यानी चुनाव व्यवस्था में क्या है, सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन करना, उसकी कार्यप्रणाली को देखना, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, कौन मत दे सकता है यानी कौन जो है वोट दे सकता है, ये भी चुनाव व्यवस्था में देखा जाता है। कौन चुनाव की देखरेख करेगा, उसके लिए जो है लोगों को उस पर रखा जाता है, मतगणना कैसे होगी, इन सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो देखें, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, यानी कि भारत में क्या है, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। सबसे पहला क्या होता है, चुनाव आयुक्त होता है। 2 जो होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 भी होते हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और एक जो है आपका वो मुख्य होता है, यानी टोटल 3 होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और देश के प्रथम आयुक्त जो थे चुनाव आयुक्त वो थे श्री सुकुमार सेन। यह आपका 1 मार्क में पूछ ले जाता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे श्री सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, 6 वर्ष या फिर 65 साल, जो पहले जाए, यानी या तो उनकी उम्र 65 साल हो जाए या फिर 6 साल तक उनका कार्यकाल है, उसके बाद उन्हें दोबारा से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।